Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English. Particularly in this class, I am going to teach you about Act 2 Scene 9 of one of the most famous plays of Shakespeare, that is The Merchant of Venice. In this particular scene, Act 2 Scene 7, we will see what casket is chosen by Aragon. Actually, as you know, that Merchant of Venice develops with two types of situations. One is regarding the flesh cutting and another is regarding Portia's marriage. So regarding Portia's marriage in Act 2 Scene 7, we have seen Morocco had come and he had chosen the golden casket and his suit was rejected. Particularly in this scene, Act 2 Scene 9, we see about Aragon. The Prince of Aragon comes here for choosing the casket in the hope of marrying Portia. What happens the result? What is the situation? We'll see each and everything in this particular scene. So let us be ready with our books in front of us and then we'll proceed towards the lines. Actually, this scene is taking place in Belmont. The previous scene, Act 2 Scene 8, was taking place in Venice. And now the scene is changing and the scene has come here to Belmont, and this is a room in Portia's house where everyone is there. But Nerissa, who is in charge of the entire casket arrangement, she just giving instructions. She is giving instruction to the servant, and the scene begins from here. Nerissa says here, quick, quick, I pray thee, draw the curtain straight. So Nerissa, to whom does she says? Actually she says to servant. क्या कहती है वो? Quick, quick, जल्दी करो, जल्दी करो. I pray thee means नेरिसा कहती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नौकर से कह रही है कि ड्रॉ द कर्टन स्ट्रेट, कर्टन को सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर दो, यानी ओपन कर दो. एट वंस यानी स्ट्रेट का मतलब है एट वंस, तो तुरंत कास्केट को क्या कर दो, ओपन कर दो, पर्दा हटा दो. जैसा हम लोग जानते हैं कि तीनों कास्केट के ऊपर पर्दा है. तीनों कास्केट के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का काम नहीं है, जो मैंने Act 2 Scene 7 में ऑलरेडी बोल दिया है कि देयर आर 3 कास्केट्स, गोल्ड, सिल्वर एंड लीड. तो ये तीनों कास्केट यहाँ पर नेरिसा कहती है कि पर्दा हटा दो कास्केट के ऊपर से, क्योंकि प्रिंस ऑफ एरोगन हैथ टेकन हिज ओथ. प्रिंस ऑफ एरोगन अपना ओथ ले चुका है एंड ही कम्स टू हिज इलेक्शन प्रेजेंटली, और वो अभी तुरंत पहुँचने ही वाला है कास्केट चूज़ करने के लिए. ओथ ले चुका है कि मतलब कि एवरी स्यूटर्स हैज़ टू टेक सम ओथ. कास्केट चूज़ करने से पहले हर एक स्यूटर को कुछ ओथ लेना पड़ता था, कुछ फॉर्मेलिटी थी जो हम लोग आगे देखेंगे इस सीन में. तो वो नेरिसा कहती है कि वो अपना ओथ कंप्लीट कर चुका है और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाला है कास्केट चूजिंग के लिए. और इसी बीच क्या होती है, फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, यानी कॉर्नेट्स की आवाज़ आती है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है. और इसी बीच प्रिंस ऑफ एरोगन, पोर्सिया एंड देयर ट्रेन्स अराइव एंड कम टू द स्टेज. नाउ अब यहाँ पोर्सिया कहती है, पोर्सिया का स्टेटमेंट जो हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली शी इज सेइंग टू द प्रिंस ऑफ एरोगन. क्या कहती है ये? कहती है बिहोल्ड ओ प्रिंस ऑफ एरोगन, बिहोल्ड. बिहोल्ड का मतलब होता है टू सी, देखो. देयर स्टैंड द कास्केट्स मीन्स हेयर आर द 3 कास्केट्स. यहाँ पर 3 कास्केट्स है. नोबल प्रिंस, इफ़ यू चूज दैट वेर इन आई एम कंटेंट, अगर तुमने उस कास्केट को चूज कर लिया, ये 3 कास्केट है गोल्ड, सिल्वर और लीड का, इसमें से तुम्हें एक कास्केट को चूज करना है. अगर तुमने उस कास्केट को चूज कर लिया जिसके अंदर मैं हूँ, वेयर इन आई एम कॉन्टेंट मीन्स विद इन विच माई पिक्चर इज़ देयर, जिसके अंदर मेरा पिक्चर है, अगर तुमने उस कास्केट को चूज कर लिया तो क्या होगा, तो स्ट्रेट शैल अवर न्यूप्टियल राइट्स बी सोलेमनाइज्ड, तो हमारी मैरिज सेरेमनी इमीडिएटली परफॉर्म हो सकती है. अगर तुमने उस कास्केट को चूज़ कर लिया जिस कास्केट के अंदर मेरा पिक्चर है, तो हम दोनों की शादी हो जाएगी. बट इफ़ यू फेल, लेकिन अगर तुमने कहीं गलत कास्केट चूज़ कर लिया तो क्या होगा, विदाउट मोर स्पीच माई लॉर्ड, ओ माई लॉर्ड, विदाउट हैविंग एनी आर्गूमेंट. विदाउट मोर स्पीच का मतलब है विदाउट हैविंग एनी आर्गूमेंट, बिना किसी आर्गूमेंट के, यू मस्ट बी गॉन फ्रॉम हेंस इमीडिएटली, तुमको इमीडिएटली यहाँ से बिना किसी आर्गूमेंट के
चला जाना होगा। तो इस तरह से पोर्सिया ने साफ साफ क्लियर लैंग्वेज में प्रिंस ऑफ एरागोन को समझा दिया है कि अगर तुम राइट कास्केट चूज करते हो तो शादी होगी, अगर रॉन्ग कास्केट चूज करते हो तो विदाउट हैविंग एनी आर्गूमेंट यू हैव टू लीव द प्लेस। एरागोन सेज हियर, अब एरागोन क्या कहता है देखते हैं। एरागोन कहता है आई एम एंजॉयड बाय सच टू ऑब्जर्व इज आई एम एंजॉयड बाय ओथ टू ऑब्जर्व थ्री थिंग्स। हाँ, अब मैंने ऑलरेडी ओथ ले लिया है। आई एम एंजॉयड बाय ओथ मीन्स आई हैव ऑलरेडी टेकन द ओथ फॉर थ्री थिंग्स। तीन ओथ मैंने लिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आता है कि एरागोन ने क्या तीन ओथ लिया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर कि कौन सा ओथ यहाँ पर लिया गया है। फर्स्ट, नेवर टू अनफोल्ड टू एनीवन व्हिच कास्केट इट वाज आई चूज, कि मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सा कास्केट चूज किया था। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड कहता है इफ आई फेल ऑफ द राइट कास्केट नेवर इन माई लाइफ टू woo a maid in way of marriage. And yes, first, never to unfold to anyone whose casket it was I chose. Next, if I fail of the right casket, अगर मैंने राइट कास्केट चूज नहीं किया, अगर मेरा कास्केट सिलेक्शन गलत हो गया तो क्या होगा। नेवर इन माई लाइफ टू woo a maid in way of marriage, तो अपनी शादी के लिए किसी लड़की से मैं बात तक नहीं करूँगा, मतलब ज़िंदगी भर मैं कुंवारा रहूँगा। एंड लास्टली, और तीसरा जो ओथ है वो क्या लेना होता है। इफ़ आई डू फेल इन फॉर्चून ऑफ माई चॉइस, अगर मैंने कहीं गलत कास्केट का चॉइस कर लिया तो क्या होगा। इमीडिएटली टू लीव यू एंड बी गॉन, तो इमीडिएटली मैं ये जगह छोड़कर और तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। इस तरह से यहाँ पर तीन ओथ जो है वो ले लिया गया है, किसके द्वारा, एरागोन के द्वारा। सो एरागोन ने यहाँ क्लियर कर दिया है, हमें ये तीनों ओथ को याद रखना होगा। क्या था पहला ओथ? पहला ओथ था कि हम जो कास्केट चूज करेंगे वो किसी को बताएंगे नहीं। दूसरा ओथ था यहाँ पर कि यदि मैं गलत कास्केट चूज कर लिया तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। और तीसरा था कि अगर मैं गलत कास्केट चूज किया तो इमीडिएटली ये जगह छोड़कर मैं चला जाऊँगा। नाउ पोर्सिया सेज, अब पोर्सिया का क्या रिएक्शन है। कहती है टू दिस इंजंक्शन एवरी वन डॉट्स हियर। पोर्सिया कहती है एरागोन से कि तुम ही नहीं, अरे और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो सभी के सभी ये तीनों ओथ ऑलरेडी ले चुके हैं। ये तीनों इंजंक्शंस का मतलब है कंडीशंस, ये तीनों कंडीशंस उनके साथ भी लागू होता है। दैट कम्स टू हैजार्ड फॉर माई वर्थलेस सेफ, जो मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर यहाँ लगाने के लिए आए हैं, मुझे पाने के लिए, मेरे जैसे वर्थलेस चीज़ को पाने के लिए। एक्चुअली पोर्सिया अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करती इसलिए वर्थलेस कहती है अपने आप को। सो मेरे जैसे वर्थलेस चीज़ को पाने के लिए जो यहाँ पर आए हैं वो सब इन तीनों ओथ, उन्हें सभी को ये तीनों ओथ लेना होता है। सो नाउ एरागोन सेज, अब एरागोन यहाँ पर क्या कहता है। एंड सो हैव आई एड्रेस्ड मी, एड्रेस्ड मी मतलब प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। तो और इसी तरह से मैंने भी अपने आप को तीनों ओथ लेकर कास्केट चूजिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लिया है। नाउ फॉर्चून नाउ टू माई हार्ट्स होप, अब वो फॉर्चून की गॉडेस से प्रे करता है कि फॉर्चून नाउ टू माई हार्ट्स होप, ओ गॉडेस फॉर्चून, अब तुम क्या करो तो मेरे हार्ट का जो होप है, मेरे दिल की जो उम्मीद है उसको तुम पूरा करना। ये प्रेयर है इसका। और ये प्रेयर के साथ ही अब वो आगे बढ़ता है तीनों कास्केट की तरफ और कहता है गोल्ड, सिल्वर एंड बेस लीड। हियर आर द थ्री कास्केट्स, वन इज गोल्ड, सेकेंड वन इज सिल्वर एंड द थर्ड वन is base lead casket. Now he goes through the inscriptions. यहाँ लिखा हुआ है who chose me must give and hazard all he hath. सबसे पहले वो लीड कास्केट को ही पढ़ता है और लीड कास्केट पर क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि who chose me must give and hazard all he hath. मुझे चूज करने वाले को क्या करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। must give एंड हैजार्ड ऑल ही हैथ, और जो कुछ उसका है, उसके पास है, वो सब कुछ उसको दाव पर लगा देना पड़ेगा। यानी इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, जो सब कुछ है वो दाव पर उसे लगाना पड़ेगा जो आदमी इस कास्केट को चूज करेगा। यू शैल लुक फेयर बिफोर आई गिव और हैजार्ड, काश तुम, ये ये लीड कास्केट को देखकर कहता है कि काश तुम और सुंदर होते, काश तुम और सुंदर होते। लीड कास्केट को वो कह रहा है कि काश तुम और सुंदर होते। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पोर्सिया जो एरागोन है वो आउटर ब्यूटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। यू शैल लुक फेयर बिफोर आई गिव और हैजार्ड, इससे पहले कि मैं अपना सब कुछ छोड़ दूँ, मैं अपना सब कुछ दाव पर लगाऊँ, काश तुम अच्छे होते, सुंदर होते,
दिखते अच्छे तो मैं ज़रूर लगाता, लेकिन ऐसा तुम नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ और ये कास्केट मैं चूज़ नहीं करूँगा। इस तरह से उसने लीड कास्केट को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि लीड कास्केट ऊपर से देखने में बड़ा भद्दा है, ये गोल्ड और सिल्वर की तरह चमकदार नहीं है। यस, नाउ वो आगे बढ़ता है, कहता है यू शैल लुक फेयर। यस, व्हाट सेज द गोल्डन चेस्ट। ये गोल्डन चेस्ट, ये गोल्डन बॉक्स, ये गोल्डन कास्केट्स, ये गोल्ड कास्केट क्या कहता है? लेट मी सी, जरा इसको भी देख लेते हैं। इस पर लिखा हुआ है वो चूज मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर। इस पर लिखा हुआ है कि मुझे चूज करने वाले को वो चीज़ मिलेगा जिसकी इच्छा दुनिया के ज़्यादातर लोग करते हैं। मेनी मेन डिजायर, जिसकी इच्छा दुनिया के ज़्यादातर लोग करते हैं। व्हाट मेनी मेन डिजायर, अब प्रिंस ऑफ एरोगन कहता है व्हाट मेनी मेन डिजायर, आदमी क्या डिजायर करता है, आदमी की चाहत क्या है। व्हाट मेनी मेन डिजायर दैट मेनी मे बी मेंट बाय द फुल मल्टीट्यूड। मेनी का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ फुलिश मल्टीट्यूड। मेनी का मतलब यहाँ पर वो लगाता है ग्रुप ऑफ फुलिश मल्टीट्यूड। तो जो चीज़ ग्रुप ऑफ फुलिश मल्टीट्यूड यानी कोई क्राउड यानी ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल जिस चीज़ को चाहते हैं वो चीज़ मैं नहीं चाहूँगा। दैट चूज बाई शो, क्योंकि ये लोग शो के हिसाब से चूज करते हैं, यानी आउटर ब्यूटी को देखकर चूज करते हैं। ये खुद ही आउटर ब्यूटी को देखकर चूज कर रहा है, फिर भी ये कह रहा है कि दैट चूज बाई शो नॉट लर्निंग मोर देन द फॉन्ट आई डॉट टीच। ये क्या करता है? ऐसे लोग जो होते हैं शो के हिसाब से चूज करते हैं, नॉट लर्निंग मोर देन द फॉन्ट आई डॉट टीच। ये सिर्फ उतना ही देखते हैं जितनी इनकी जो फुल्लिश आंखें इसको दिखाती है। व्हाट प्राइज नॉट टू द इंटीरियर, ऐसे लोग कभी भी इंटीरियर यानी इसकी इंटरनल चीज़ को, आंतरिक ब्यूटी को ये कभी नहीं एसेस कर पाते। और इनका कंडीशन कैसा होता है? यहाँ पर प्रिंस ऑफ एरोगन एक तरह से कंपेयर करता है एक, यानी ऐसे लोगों का, कैसे लोगों का? जो आउटर ब्यूटी को देखकर यानी कोई चीज़ काम करता है उसका कंपेरिजन करता है मार्टलेट बर्ड किससे? मार्टलेट बर्ड, मार्टलेट एक ऐसा बर्ड होता है जो आमतौर पर अपना घोंसला ओपन एयर में बनाता है जहाँ पर उसे कई तरह की चीज़ों का खतरा रहता है। सो ये कंपेयर करता है ऐसे लोगों को किससे? मार्टलेट बर्ड से। बिल्ड्स इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड वॉल, जो अपना नेस्ट बनाता है आउटसाइड ऑफ द वॉल में। इवन इन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी, जहाँ पर हर समय खतरा बना रहता है, यानी ओपन टू डिजास्टर एंड इन द वेरी पाथ ऑफ डेंजर, यानी जहाँ पर हवा से, तूफान से, बरसात से, हर चीज़ से खतरा रहता है, फिर भी ये आउटर वॉल में ही अपना घोंसला बनाता है। मार्टलेट बर्ड का ये लक्षण होता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और ऐसा व्यक्ति जो बाहरी सुंदरता को देखकर कोई चीज़ पसंद करता है, ये भी मार्टलेट बर्ड की तरह है। इसलिए आई विल नॉट चूज व्हाट मेनी मेन डिजायर, मैं वो चीज़ कभी चूज नहीं करूँगा जो ज़्यादातर लोग जिसको चाहते हैं। जिस चीज़ को ज़्यादातर लोग चाहते हैं वो चीज़ मैं कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये कहता है बिकॉज आई विल नॉट जंप विथ कॉमन स्पिरिट, क्योंकि मैं कॉमन आदमी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहता। वो अपने आप को इतना प्राउड समझता है कि ही थिंक्स हिमसेल्फ अबव देन कॉमन पीपल, इसलिए कहता है कि मैं कॉमन पीपल के साथ कोई रेस नहीं लगाना चाहता। एंड रैंक विद बारबरस मल्टीट्यूड, और इस तरह के जो इग्नोरेंट एंड फुलिश पर्सन्स हैं, बारबरस मल्टीट्यूड का मतलब होता है इग्नोरेंट एंड फुलिश पर्सन, इस तरह के इग्नोरेंट और फुलिश पर्सन के कैटेगरी में, उनके रैंकिंग में मैं अपने आप को कभी खड़ा नहीं कर सकता। वाई देन टू दी, इसीलिए देन टू दी, इसलिए तुम द यस। तो इस तरह से उसने क्या कर दिया, यानी गोल्ड कास्केट को भी ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो आउटर ब्यूटी यानी चमकदार चीज़ों को पसंद करते हैं, वो नहीं करेगा। सो इसीलिए इसको थोड़ी सी समझ तो आई कि आउटर ब्यूटी को पसंद नहीं करेगा, लेकिन आउटर ब्यूटी के आधार पर उसने लीड को रिजेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ कहा, लेकिन अब वो आगे बढ़ता है सिल्वर कास्केट की तरफ। वाई देन टू दी, अब तुम, तीसरे कास्केट, द सिल्वर ट्रेजर हाउस, और सिल्वर कास्केट अब तुम्हारी बारी है। टेल मी वंस मोर व्हाट टाइटल द डॉस्ट बियर। मैं एक बार और पढ़ता हूँ कि आखिर इस सिल्वर कास्केट पर क्या लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है वो चूज मी शैल गेट एज मच एज इट डिजर्व्स, मुझे चूज करने वाले को उतना मिलेगा जितना के लिए वो डिजर्व करता है। एंड वेल सेड टू, वाह क्या सुंदर बात कही है, जितना के लिए डिजर्व करता है उतना ही मिलेगा। यस, और उतना ही मिलना भी चाहिए। कहते हैं यहाँ पर फॉर हु शैल गो अबाउट टू कॉज एन फॉर्चून एंड बी ऑनरेबल विदाउट द स्टाम्प ऑफ मेरिट, विदाउट द स्टाम्प ऑफ मेरिट, बिना किसी एबिलिटी के, बिना किसी यानी मेरिट के आज तक किसको ऑनर मिला है?
कहता है यहाँ पर कि फॉर हु शैल गो अबाउट टू कॉजन द फॉर्चून। कॉजन द फॉर्चून, कॉजन का मतलब है चीट करना, फॉर्चून मतलब नसीब। अपने नसीब को चीट करना, नसीब को बदलना। अपने नसीब को इंसान बदल सकता है कैसे? अपने कर्मों से, लेकिन उसके लिए उसके पास मेरिट होना चाहिए। तो कहता है बिना मेरिट के कोई व्यक्ति फॉर्चून को चीट नहीं कर सकता, यानी फॉर्चून को बदल नहीं सकता। और फिर कहता है लेट नन प्रिज्यूम टू वियर एन अनडिजर्व डिग्निटी। और कोई भी व्यक्ति को अनडिजर्व डिग्निटी, यानी जिस डिग्निटी के लिए, जिस इंपॉर्टेंस के लिए, जिस चीज़ के लिए वो डिजर्व नहीं करता, वो चीज़ से कभी लेना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति को उतना ही लेना चाहिए जितना के लिए वो डिजर्व करता है। और इसका वो एग्जाम्पल भी देता है कि 3 चीज़ दुनिया में ऐसा होता है, जैसे स्टेट्स, डिग्री, ऑफिसेज। स्टेट्स का मतलब है सोशल रैंकिंग, जैसे लॉर्डशिप होता है, नाइटहुड होता है, तो ये जो स्टेट होता है। उसके बाद डिग्री, डिग्री मतलब कोई पोस्ट ऑफ ऑनर, जैसे आमतौर पर यानी होता है, पहले पोस्ट होता था जैसे अर्ल, तो अर्ल इज सुपीरियर टू विस्काउंट एंड विस्काउंट इज सुपीरियर टू बैरन। तो इस तरह से यानी ये चीज़ होता था। तो कहता है यहाँ पर ये तीनों चीज़, स्टेट, डिग्री एंड ऑफिसेज। ऑफिसेज का मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट। तो कोई भी यानी सोशल रैंकिंग, किसी भी तरह की डिग्री यानी किसी भी तरह का कोई यानी टाइटल या कोई ऑफिस यानी कोई अपॉइंटमेंट चीटिंग के द्वारा नहीं लेना चाहिए। ये अपने एबिलिटी से ही इंसान को हासिल करना होता है। वे आर नॉट डिराइव्ड करप्टली। ये तीनों चीज़ करप्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा यानी गलत तरीके से हासिल नहीं करना चाहिए। एंड दैट क्लियर ऑनर वेयर परचेज बाय द मेरिट ऑफ द वेयर। और जो इन तीनों चीज़ों को जो क्लियर ऑनर के द्वारा ही परचेज करे, जिसके पास मेरिट हो, यानी इसको धारण करने वाला, इस टाइटल को या इस सोशल रैंक को धारण करने वाले के पास मेरिट जरूर होनी चाहिए। अब वो कहता है यहाँ पर हाउ मेनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं? कहता है देयर आर सो मेनी पीपल हु शुड कवर देयर हेड इन फ्रंट ऑफ दोज रिस्पेक्टेबल मैन हु स्टैंड बेयर हेडेड। यानी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना हेड कवर करना चाहिए। हेड कवर करने के लिए यहाँ पर यह है कि वहाँ पर जो 2 क्लास के लोग होते थे, एक लोअर क्लास, अपर क्लास, जैसे प्रिस्ट वगैरह होते थे, तो उन लोग क्या करते अपने हेड को कवर करते थे। एंड कवरिंग द हेड वाज द स्टेटस सिंबल। तो ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना हेड कवर करना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं? वो बेयर हेडेड खड़े हैं, यानी उन्हें उनका पोजीशन समाज में बहुत घटिया होता है। हाउ मैन बी कमांडेड दैट कमांड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको कमांड देना चाहिए, लेकिन वो कमांड क्या करते हैं? कमांड देना चाहिए लेकिन वो कमांड देते हैं। सो हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी ग्लेन्ड फ्रॉम द ट्रू सीट ऑफ ऑनर। एक्चुअली इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मिडिल एजेस के जो लोग होते थे उसमें आमतौर पर 2 क्लास के लोग होते थे। एक होता था अपर क्लास और दूसरा होता था नोबिलिटी। ये दोनों ही यानी एक तरह से ऑनरेबल क्लास माने जाते थे, यानी नोबिलिटी वाले क्लास और अपर क्लास के लोग। एक क्लास होता था लोअर क्लास, जो आमतौर पर यानी कल्टिवेशन वगैरह का, लो पीजेंट्री वगैरह काम करता था। तो ये कहता है यहाँ पर कि हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी ग्लेन्ड फ्रॉम द ट्रू सीड ऑफ ऑनर एंड हाउ मच ऑनर पिक्ड फ्रॉम द चाफ एंड ड्यून ऑफ द टाइम्स टू बी न्यू वार्निश्ड। ये कहता है हाउ मेनी ऑफ दोज who belong as to the lower class could be picked out from the true sons of the nobility। यानी कितने ऐसे लोग हैं जो यानी हैं तो लोअर क्लास से, लेकिन वो नोबिलिटी यानी नोबिलिटी के बराबर या नोबल पर्सन्स के बराबर या अपर क्लास के बराबरी कर सकते हैं। वेल, तो इस तरह कहता है यस एंड ड्यून ऑफ द टाइम्स टू बी न्यू वार्निश्ड। वेल, तो इसने यहाँ पर यह कह दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आमतौर पर क्या करते हैं, यानी टू बी न्यू वार्निश्ड, मतलब हाउ मच ट्रूली ऑनरेबल कुड बी शॉर्टेड आउट फ्रॉम द मॉडर्न रेविस टू बी गिवन इन द ओरिजिनल स्प्लेंडर। वेल, तो इस तरह से उसने कहा वेल अब ठीक है, बट टू माई चॉइस, तो अब मेरा चॉइस यही होगा। मेरा चॉइस क्या होगा? यही कास्केट होगा, क्योंकि बिना मेरिट के कोई आदमी, बिना डिजर्विंग के कोई आदमी कोई चीज़ चूज कर नहीं सकता। इसीलिए मेरा चॉइस है यहाँ पर सिल्वर कास्केट। और वो कहता है यहाँ पर कि क्योंकि इस पर लिखा हुआ है वो चूज मी शैल गेट एज मच एज इट डिजर्व्स। मुझे चूज करने वाले को उतना मिलेगा जितना के लिए वो डिजर्व करता है। आई विल एज्यूम डिजर्ट मीन्स आई विल क्लेम टू बी डिजर्विंग। मैं क्लेम करता हूँ कि हाँ, मैं दावा करता हूँ कि मैं डिजर्व करता हूँ। तो गिव मी ए की, इसलिए
कहता है आई विल एज्यूम डेजर्ट, डेजर्ट मतलब डिजर्व, शो गिव मी ए की, चाबी मुझे दो, फॉर दिस एंड इंस्टेंटली अनलॉक माई फॉर्चून शेयर, तुम चाबी मुझे दो, मैं कास्केट को ओपन करूंगा, एंड इंस्टेंटली अनलॉक माई फॉर्चून शेयर, और मेरा जो फॉर्चून है, मेरा जो नसीब है, उस नसीब को मैं देखूंगा कि मैंने सही कास्केट चूज़ किया या गलत कास्केट चूज़ किया। और इस तरह से यहाँ पर ये कास्केट सीन यहाँ पर का ये डिसाइड हो गया कि एरागोन जो है वो कौन सा कास्केट चूज़ करेगा, ही विल चूज द सिल्वर कास्केट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ चूजिंग दिस सिल्वर कास्केट। क्योंकि ये सीन काफ़ी बड़ा है तो इसको मैंने 2 पार्ट कर दिया है स्टूडेंट के यानी सुविधा के लिए, एक दिन में ये काफ़ी लोडेड हो जाएगा, इसीलिए काफ़ी बर्डनसम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट कर दिया है। सो इसको हम लोग यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा जस्ट इसके बाद के लाइन से स्टार्ट होगा। सो आज के लिए थैंक यू फॉर टुडे।